स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक नई क्लास में। और चूँकि बहुत बड़ा और धार्मिक और बड़ा दिव्य जो आगे 2-3 दिन में त्यौहार आ रहा है, चूँकि कई दिनों का त्यौहार है इसलिए कई दिनों तक मुझको जो है उसकी बधाई और शुभकामनाएं देनी है। इसलिए मैं आज ही से शुरू करता हूँ कि सभी को आने वाले पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे महान पर्व पर, ऐसे धार्मिक पर्व पर ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, सबका जीवन सुखी हो और सब एक सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करें। मेरे तरफ से सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए क्लास की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था और सेंटेंस दिया था कि नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वर्ब। काफ़ी मतलब मिस्टीरियस सेंटेंस है जिसको कहते हैं, मतलब रहस्यमयी है। तो मेरे हिसाब से इसका मतलब क्या होता है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग सेंस हो सकता है। हालांकि मैंने उस बच्चे से ये नहीं पूछा कि ये कॉमन एरर को लेकर पूछा है उसने, या कोई स्पिरिचुअल लॉजिक है इसका, या कोई एजुकेशनल लॉजिक या बेस पर पूछा उसने। मैंने पूछा ही नहीं। अब मैंने जो उसका लॉजिक निकाला है, मैंने जो इसका एक सेंस लिया है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वर्ब। जैसे एक सेंटेंस होता है, कहते हैं कि नहीं, कभी कहते हैं कि आई के साथ इज कब आता है। कभी कभी पूछता है कोई कोई, ट्रिकी होता है। तो आई के साथ जब कभी ऐसे पूछा जाता है कि आई इज अ प्रोनाउन, तो ऐसे में आई के साथ इज आ जाता है। कहते हैं कि आई इज अ प्रोनाउन, मतलब आई एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर ये आई ये नहीं है कि कोई पर्सन है, यहाँ पर्सन है ही नहीं। अगर पर्सन होगा तो एम लग जाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, उससे रिलेटेड कोई बात हो रहा है। कि हम तो ये बता रहे हैं कि आई को क्या चीज है, एक पार्टिकल सेंस में, कि मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इस सेंटेंस में आई क्या है। तो हम ये कहेंगे कि आई एक प्रोनाउन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यहाँ पर इज आ जाता है। इसी हिसाब से अगर हम इसको भी देखें तो अगर हम देखते हैं कि नथिंग इज नाउन, मतलब नथिंग ये जो शब्द है ये एक नाउन है, बात समझना। अब इसी हिसाब से अगर आगे चलते हैं तो एवरीथिंग इज वर्ब, ये वर्ब नहीं है, अतः ये सेंस इसमें कंप्लीट नहीं होता। अगर यहाँ पर भी कोई चीज़ ऐसी लिखी जाती कि ये वर्ब है तो मान लिया जाता। तो अभी इसका सेंस क्या होता है कि वो जैसे इस सेंटेंस में ये कहना चाहता है कि नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वर्ब, मतलब नाउन कुछ नहीं होता है, सब कुछ, एवरीथिंग मतलब वर्ब होती है। ये कह रहा वो कि नथिंग इज नाउन, यानी नाउन कुछ नहीं है, जो कुछ है वो वर्ब है। तो अगर एजुकेशनल लेवल पर हम इसको लेकर चलें तो इसका सेंस यही कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम नाउन ले भी लेते हैं तो उसका मतलब महत्व, उसकी वैल्यू हम तब तक नहीं समझ पाएंगे, उसकी एक्टिविटी तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक वर्ब नहीं होगी। मान लो हमने यहाँ पर ले लिया ही, तो अब ही को हम क्या करें, कुछ नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि ही सिंग्स ए सॉन्ग, तभी तो पता चलेगा ना कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, तभी तो इसकी वैल्यू समझ में आएगी। तभी तो ये, जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक कोई डूइंग वर्ब्स नहीं होगी, तब तक इसका एक्शन कैसे पता चलेगा, तब तक इसकी एक्टिविटी कैसे पता चलेगी, नहीं पता चलेगी। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है, नाउन है, तो नाउन की कोई वैल्यू नहीं है। तो नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वर्ब, मतलब एक हिसाब से नाउन कुछ भी नहीं है, जो कुछ है जो वर्ब है, यानी वर्ब ही सब कुछ है।
पहला सेंस तो ये हुआ, या अर्थात इसको हम अगर उल्टा लिख दें, अगर ऐसे लिख दिया जाए, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मैं अपनी मतलब सोच से, अपने विचार से, अपने कॉन्सेप्ट से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और लोगों के और भी इसमें अनुभव हो सकते हैं, अलग अलग चीज हो सकती है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपना बता। जैसे अब इसको हम ऐसे लिख दो, नाउन इज नथिंग, वर्ब इज एवरीथिंग। अगर ऐसे लिख दिया जाता है तो सेंस पूरी तरह थोड़ा सा इडियोमेटिक सेंस में है, मतलब प्रोवर्बियल सेंस में है, सेंस डीप चला जाता है। तो नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ नहीं होता है, वर्ब सब कुछ होती है। अब उसको पलट कर लिख दे, नथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज वर्ब, इस तरह से लिख दिया गया। तो संभवतः इसका यही अर्थ होगा कि मतलब नाउन कुछ नहीं होता, वर्ब सब कुछ होती है। ये एजुकेशनल वैल्यू इसकी, ठीक, इस हिसाब से कि जो कुछ सेंटेंस में अगर वर्ब होगी तभी नाउन का महत्व है, अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो नाउन की कोई वैल्यू नहीं है। हमें ये नहीं पता चलेगा नाउन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और मतलब किस तरह से कर रहा है, ये नहीं पता चलेगा। तो जब वो वर्ब होगी तब हमें ये पता चलेगा कि नाउन यानी सब्जेक्ट कोई मतलब कर्ता क्या कर रहा है। तो ये तो हुई इसकी एजुकेशनल वैल्यू। अब हम इसकी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जबरदस्ती निकाला है, मतलब मैंने सोचा है इस पर बारे में, तो थोड़ा स्पिरिचुअल वैल्यू समझ लीजिए, आध्यात्मिक महत्व, मतलब गीता के आधार पर। अब होता हो ना होता हो, ये कोई निकाले ना निकाले, लेकिन मैंने निकाल दिया इसको कि मतलब इसका जो गीता का महात्मा है इसमें छिपा हुआ है, अर्थात इसमें भगवान का एक रहस्य छिपा है इस सेंटेंस में। मैंने सोचा और मैंने निकाला भी, वो ये कि नथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज वर्ब। मतलब ये कि नाउन माने कोई भी सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता, तो वही नाउन बनेगा। अगर कोई नाउन है तो वो कर्ता बन जाएगा, और कर्ता है तो नाउन बन जाएगा। तो मतलब कर्ता, ठीक है ना। इसके बाद एवरीथिंग इज वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कर्म, अर्थात जो वो करता है, जो वो करता है वही उसका कर्म बनता है। ये बहुत दूर का सेंस नहीं है, बहुत नजदीक का और सटीक सेंस है। मतलब जो वर्ब माने करना, अब करने का मतलब क्या होता है, हर वर्ब कोई ना कोई सेंस ये दिखाती है कि वो कुछ कर रहा है। उसमें कहते हैं भी ऑल डूइंग वर्ब्स आर, ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब, सभी मतलब ऑल डूइंग वर्ड्स, जिन शब्दों से ये पता चलता है कि कुछ हो रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो वही वर्ब है। तो वर्ब माने करना, करने का मतलब होता है जो व्यक्ति कुछ करता है वो उसका कर्म होता है। अब देखिए कर्ता कुछ नहीं है, कर्ता का मतलब करने वाला यानी कोई व्यक्ति, कर्ता कुछ नहीं है, जो कुछ है उसका कर्म है। मतलब ये कि हर व्यक्ति की पहचान, उसकी विशेषता उसके स्वयं के होने से नहीं है। फिर दोबारा सुनिए, हर व्यक्ति की पहचान, उसकी उपयोगिता, उसका महत्व उसके होने से नहीं है, फिर किससे? उसके कर्मों से। मतलब कर्म है तो व्यक्ति महान है, कर्म बुरे हैं तो व्यक्ति जो है महान नहीं है, घटिया है, वो निम्न स्तर का व्यक्ति है। तो नाउन इज नथिंग, कर्ता कुछ नहीं है, जो कुछ है उसका कर्म है। तो ये गीता के आधार पर अगर हम इसको देखें तो ये एक हिसाब से स्पिरिचुअल लाइन और बड़ी जबरदस्त लाइन है। अगर हम देखें तो हो सकता है ऐसा भी सेंस हो इसको, नथिंग इज नाउन, और देखिए बिल्कुल सटीक है, कहीं पर डाउटफुल नहीं इस तरह से। तो अगर एजुकेशनल पे देखें तो कर्ता कुछ नहीं है, जब तक क्रिया नहीं होती तो कर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम इस तरह से देखें तो कर्ता, कर्ता माने करने वाला, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं है जब तक उसका कोई कर्म नहीं है, और बिना कर्म का व्यक्ति उसकी कोई पहचान नहीं है। तो जब कोई सब्जेक्ट है, कोई मतलब है, उसके साथ वर्ब होना आवश्यक, और वर्ब है तो पता चलता है कि सब्जेक्ट है। जब क्रिया है तभी तो पता चलेगा कि नहीं करता है, यानी कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है।
और इसी तरह से ये है कि अगर कोई आदमी है और अगर उसके कर्म ऐसे ही है या कर्म कुछ करता ही नहीं है, तो कर्मों से ही पता चलता है कि वो लो है या मीडियम है या हाई है, किस तरह के कर्म कर रहा है। तो व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। इसलिए व्यक्ति स्वयं में कुछ नहीं है, उसका कर्म ही है, उसकी क्रिया है सब कुछ जो उसकी पहचान बनाती है। ये मेरे हिसाब से था। अब बाकी अपने अपने हिसाब से क्या हो सकता है, मैं खुद इसका जवाब चाहता हूं कि मैंने इसको कहाँ तक क्लियर किया, जो एनालिसिस दिया मैंने वो सटीक है, सही है, या फिर उसके इर्द गिर्द है, या फिर बहुत दूर है। तो अगर मतलब चूंकि वीडियो बन ही रहा है, मैं बोल ही रहा हूं, तो जैसा जो कुछ हो खुद मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए कि ये चीज मैंने सही बताई है या फिर कुछ सही बताई है, या जो भी कुछ हो, जवाब चाहिए। क्योंकि ये मैंने अपने अनुभव से बताया और अपने कॉन्सेप्ट से बताया, अपने लॉजिक से बताया कि जो मैंने उसमें निकाला ढूंढ करके, तो उसमें ये चीज़ें और दोनों बातें वो एजुकेशनल के लेवल पर भी है और स्पिरिचुअल लेवल पर भी है। तो दोनों हैं उसमें, अगर ऐसा समझा जाए तो एक हिसाब से वो सही भी है जो मैंने बताया। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने जो बताया वही सही है, ध्यान रखिए। ये मैं नहीं कहता कि जो मैंने बताया वही सही है, हो सकता है किसी के आधार पर कुछ और भी हो। और चूंकि ग्रामेटिकल बेस पर देखें, एरर बेस पर, तो और इसमें एरर तो कुछ है नहीं, नथिंग सिंगुलरली भी यूज होता है, एवरीथिंग सिंगुलरली यूज होता है, तो इज लगा है। और चूंकि नथिंग एक नाउन भी है, एवरीथिंग लेकिन वर्ब नहीं है, तो इस हिसाब से हम देखें तो वो उस चीज को जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो उसमें नहीं है, तब जाकर के उसकी ये मतलब सेंस उसका निकल कर आया। खैर उसको खत्म करते हैं, आते हैं अपने पार्ट पर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी इनको हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। चूंकि प्रोनाउन चल रहा है इसलिए ये संकेतवाचक, संकेत माने क्या होता है, इशारा करना, इशारा, ये वो वे ऐसे कर इशारा करना, उसको संकेतवाचक। और वो प्रोनाउन होते हैं ये दिस, दैट, दिस, दोज, सच और सेम, किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। और नाउन की तरफ इशारा करते हुए जब ये प्रयोग किए जाते हैं तो ये दोनों तरह से हम कर सकते हैं। मतलब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा, जब इसके तुरंत बाद, यानी इनके तुरंत बाद अगर नाउन नहीं दिया तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर इनके तुरंत बाद अगर नाउन दिया है तो फिर वो एडजेक्टिव है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेत करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। अभी इनको हम थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर, उसकी तरफ से आया हुआ ये उपहार है। ये जो दिस लिखा हुआ है ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम हर, उसकी तरफ से ये एक उपहार है। तो इसके बाद कोई नाउन नहीं है और ये दिस इज ए गिफ्ट किसी गिफ्ट की तरफ इशारा करता है, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम हर, अर्थात उसकी तरफ से आया ये उपहार है, तो ये एक उपहार है। तो ये इशारा कर रहा है उपहार की तरफ, यहां पर हो गया प्रोनाउन। गिव दिस गिफ्ट टू दैट गर्ल। अब यहां पर जो ये दैट देख रहे हो और ये दिस देख रहे हो तो दोनों ही एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके बाद तुरंत ही नाउन आया, नाउन के साथ ये लगा हुआ, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यानी गिव दिस गिफ्ट टू दैट गर्ल, ये गिफ्ट उस लड़की को दे दो। तो यहां पर ये आपका प्रोनाउन नहीं है, ये भी प्रोनाउन नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोनों। और ये बहुत कॉमन चीज है, कुछ बच्चों को बेहतर ढंग से आती है। फिर यहां पर लिखा दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट्स। थोड़ा रोक करके एक बात और कर देता हूं, मुझे याद आया, एक लड़के के सेंटेंस और आए थे, वो वन ऑफ करके सेंटेंस था, एक जगह और आया था कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन करके आएगा ऐसे करके। तो लड़के ने, चूंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि जो चीज मुझे बतानी होती है
वो कोई बच्चा ही जवाब दे। देखो अपना चैनल बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, ना तो इधर उधर के कोई कमेंट आते हैं, सबसे अच्छी बात मुझको लगती है, और ना ही कोई गलत ढंग का प्रश्न किया जाता है। सब एजुकेशनल स्पिरिचुअल मतलब वैल्यूएबल क्वेश्चन किए जाते हैं। और मैं जानता हूं कि मेरा चैनल स्लो चल रहा है, लेकिन मुझे खुशी सबसे ज्यादा इस बात की है कि शुद्ध और बिल्कुल पवित्र चल रहा है। मतलब कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं, कोई भी फालतू कमेंट नहीं, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसी बात की, और मुझे यही चाहिए। मुझे जल्दी तरक्की नहीं चाहिए। वैसे तो तुम जानते हो कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूं तो प्रोग्रेस चाहिए, कुछ ना कुछ तो टारगेट होगा मेरा भी। अभी इसमें छुपाने वाली बात, तो बहानेबाजी वाली क्या बात है, सब जानते हैं बच्चे। लेकिन ये है कि मतलब वही है कि स्लो एंड स्टीडी मींस द रेस। मेरे अंदर पेशेंस है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, और मैं मजबूती से चल रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं। जितना जो पढ़ने वाले बच्चे सब देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो जैसे उनको टाइम मिलता है वैसे वे देखते हैं और लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। और जितना जो कुछ कमेंट और लाइक आ जाते हैं मेरे लिए बहुत है। मैं खुश हो जाता हूँ इतने में कि चलिए इतने बच्चों ने देखा इसको, और इतने बच्चों ने लाइक भी किया और कमेंट भी आ रहे हैं, मतलब कि। तो जब बच्चा किसी बच्चे का ही जवाब देता है और बहुत ही पोलाइटली और समझा के देता है, तो मुझे अपार खुशी होती है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि देखिए इसमें मुझे जरूरत नहीं, मतलब मैं इस बात को खुश हो जाता हूँ कि मतलब छोटी मोटी चीजें, अच्छा कुछ बड़ी चीजें भी हों, मतलब बच्चों में इतना नॉलेज है कि वो बच्चे को भी सेटिस्फाई कर देता है। तो क्योंकि मुझे वो सेंटेंस याद नहीं है, मैंने देखा नहीं, यही सेंटेंस मेरे दिमाग में था, और एक न याद रखने का कारण भी है क्योंकि बच्चे ने उसको रिप्लाई भी कर दिया था, और रिप्लाई कर दिया तो मैंने कमेंट भी किया था कि वो बिल्कुल सही है। तो जिस बच्चे ने पूछा है वो उस कमेंट में जाके देख ले, वो एक लड़के ने बहुत बढ़िया समझा दिया उसको, कह दिया कि वन ऑफ में जो होता है वो प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये करके बताया उसने, और सही बताया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब लड़कों के जवाब लड़के ही दे लेते हैं। और ये होता है कि नहीं, बच्चों को पर्याप्त नॉलेज है इन छोटी मोटी चीज़ों का। फिलहाल पूछते रहिए और जवाब भी देते रहिए, अगर आए और ना आए तो फिर मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो वो जिसने पूछा था, जिस बच्चे ने, वो ये ना समझे कि नहीं सर ने मेरे क्वेश्चन के जवाब नहीं दिया, वो चूंकि आंसर था और मैंने कमेंट करके उसका जवाब दे भी दिया है कि जो बच्चे ने बताया वो बिल्कुल सही है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या उससे पर्याप्त ना हो, ना समझ में आए, तो दोबारा कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उसको डीपली समझा दूंगा। तो यहाँ पर गिव दिस गिफ्ट टू दैट गर्ल, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। दोनों को मैंने एक साथ लिया है कि इसका डिफरेंस आपको समझ में आए। इसके लिए दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट्स, अर्थात वो चीज, दैट इज जस्ट, ये वही चीज है जो वो चाहता है। तो यहां पर देखिए दैट जो आया हुआ है इसके बाद नाउन नहीं है, ये आपका प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है तुम्हारा, जो दैट यहां पे दिया हुआ है, दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट्स। तो यहां पर ये दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर लिखा दीज आर ओनली एक्सक्यूजेज, दीज आर ओनली एक्सक्यूजेज, ये प्रोनाउन है। ये तो मात्र बहाने हैं, ये तो केवल बहाने, दीज आर ओनली एक्सक्यूजेज, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज, तो केवल बहाने हैं। तो यहाँ पर किसी भी कोई भी बात कही गई है, कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ इधर उधर का कमेंट किया गया है कुछ, तो उसके लिए कह दिया दीज आर ओनली एक्सक्यूज। किसी न किसी बात के लिए, किसी न किसी वस्तु के लिए वो जो है डिमॉन्स्ट्रेट जरूर करेगा। तो यहाँ पर चूंकि इसके बाद नाउन होता तो एडजेक्टिव होता, लेकिन ये आपका प्रोनाउन है। फिर लिखो दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये देखिए दोज फ्लावर्स, इसके बाद क्या आया, ये नाउन, नाउन के पहले तुरंत क्या रहा है, दोज, तो ये आपका क्या कहा जाएगा, ये आपका प्रोनाउन नहीं कहा जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। फिर लिखा दिस साइकिल इज बेटर देन दैट, दिस साइकिल, अब ये साइकिल नाउन है, नाउन के पहले ये आपका दिस आ रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव कहा जाएगा, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, ही इज द सेम एज यूर वॉज, वो बिल्कुल वही है जो कभी था। तो यहां पर सेम आया, ये आपका इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, अर्थात ये आपका प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है सेम। फिर यहां पर देखिए ही इज द सेम मैन,
दैट आई saw an hour ago। यह वही आदमी है जिसे मैंने 1 घंटा पहले देखा था। सेम के बाद तुरंत क्या आ रहा है, मैन आ रहा है। नाउन के पहले तुरंत आ रहा है, तो इसलिए ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो यहां पर ही इज द सेम मैन, ये वही आदमी है। अब ही इज द सेम, सेम यहां पे आ रहा है, सेम, सच, दोज, दिस, दैट, दिस, इस तरह से यहां पर ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। और प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों एक साथ में लिए हैं कि आप डिफरेंस समझ जाओ। और हालांकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव पार्ट चलेगा तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फिर एक बार समझने को मौका मिलेगा जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर ये आपका ही इज द सेम मैन, ये आपका एडजेक्टिव है। फिर लिखा सच वर हिज कमेंट्स, ऐसे उसके कमेंट थे। सच वर हिज कमेंट्स, तो ऐसे उसका, अब सच के बाद यहां पर नहीं लिखा है, कोई नाउन नहीं है, तो फिर जब कोई नाउन नहीं है तो ये आपका क्या हो गया, यह आपका प्रोनाउन हो गया। और लिखा सच मेन आर डेंजरस, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। तो सच के बाद क्या लिखा है, मेन लिखा है, तो इसके पहले आ रहा है, ये तुरंत नाउन के पहले आ रहा है, तो यह आपका एडजेक्टिव है। इस तरह से यहां पर ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव। दूसरा, पास की वस्तु एक वचन के लिए, पास दूर की वस्तु एक वचन के लिए, एक से अधिक वस्तुएं पास के लिए, एक से अधिक वस्तुएं दूर के लिए, और सच और सेम एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो ये एक वचन के लिए भी देखो, सच मैन, आई डोंट लाइक सच ए बॉय, आई डोंट लाइक सच ए बॉय, अगर वो कह देगा मैं ऐसा लड़का पसंद नहीं करता हूं, तो वो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है सच ए बॉय। तो वो एक वचन के लिए भी हो सकता है, बहुवचन के लिए भी हो सकता है, एक वचन के लिए भी हो सकता है, बहुवचन के लिए भी हो सकता है। तो ये दोनों सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लूरल के लिए, वो भी दूर के वस्तु के लिए, ये सिर्फ प्लूरल के लिए पास की वस्तु के लिए, ये एक वचन एक वस्तु के लिए दूर की वस्तु के लिए, ये एक वस्तु के लिए पास की वस्तु के लिए। तो इस प्रकार से आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पोर्शन ये रहा। तो इस तरह से यहाँ पर ज्यादा बड़ी बात नहीं, देखो इसको इसलिए समझना है क्योंकि अब जैसे यहाँ पर ये सेंटेंसेस लिखे हैं ना, अब इन्हीं सेंटेंसेस में कोई कॉमन एरर डाल देगा, कुछ दूसरे ढंग का बता देगा, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ये जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं आपको आगे एक्सरसाइजेस में मिलेंगे। अभी तो सेम एज और सच एज, सेम दैट और सच दैट, इनके यूजेस बहुत ही टिपिकल हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इनके टॉपिक जब आगे आएंगे तभी, क्योंकि मुझे देखो क्रम से चलना पड़ेगा, मैं कोई चीज़ जंप करके बीच से नहीं ले सकता। तो मैं पहले से अभी प्रोनाउंस को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये प्रोनाउन होते हैं, इसमें इनको ये प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन ये, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये, रिलेटिव प्रोनाउन ये, इंडेफिनिट प्रोनाउन ये, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये है, रिफ्लेक्सिव ये है, पर्सनल ये है, एम्फैटिक ये है, ये इंट्रोगेटिव ये है। ये सारे प्रोनाउन मैंने पहले बताया कि इतने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और इनको ये कहा जाता है। अब इसके बाद उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स चलेगी। मेरे डिटेल्स का मतलब ये है कि कौन किसकी क्या वैल्यू है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे पर्सनल प्रोनाउन मैंने टेबल बना के बताया कि ये केस में आते हैं और ये पर्सन में इस तरह से आते हैं, और उनके साथ उनका जेंडर भी। तो जो हमारा प्रोनाउन था वो पर्सन, केस और जेंडर, इसके बाद उसका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन, ये चीज़ें हो गई। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव हो रहा है, तो ऐसे करके धीरे धीरे उस चीज़ को हम डीपली लेकर चले, ताकि पीछे पलट करके कोई चीज़ ना आए कि नहीं क्या है क्या नहीं। अच्छा, ऐसे जब चलेंगे तो जब हम लास्ट में इसमें पहुंचेंगे, रूल्स में पहुंचेंगे, तो फिर पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है और मुड़ना भी नहीं पड़ेगा। अब मैं एक पॉइंट और समझा देता हूं, तो वो उससे आपको और आसानी थोड़ी हो जाएगी। जो ज्यादातर बच्चों में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है वो क्या है,
डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। दिस और दैट में अंतर क्या होता है? देखो, दिस जो होता है ये किसी व्यक्ति या वस्तु या समीपता आदि को प्रकट करने के लिए, किसी व्यक्ति की या वस्तु की पहचान बताने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम या किसी की पहचान या समीपता आदि व्यक्त करने के लिए या पता करने के लिए इसका दिस का प्रयोग किया जाता है। तो दिस का प्रयोग क्या होता है? मतलब व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की पहचान या समीपता या कुछ प्रश्न आदि करने के लिए प्रश्न के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न के साथ मतलब कोई वस्तु जानने के लिए। जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। इट का प्रयोग जो ये दिस है, ये इट का प्रयोग यानी समय, दिन और मौसम आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम डमी सब्जेक्ट भी कह देते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब यही चीज है जो इसमें आती है। जैसे हमने कहा 2 बजा है, तो 2 बजा है तो हम ये तो नहीं कहेंगे 2 o'clock, ऐसे करके हमने कह दिया 2 o'clock, मतलब दिस इज नॉट ए सेंटेंस। जबकि हमने सेंटेंस बोला है 2 बजा है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं। अब ये नहीं कहेंगे कि 2 o'clock इज, ये भी गलत। तब ऐसे में हमको सब्जेक्ट चाहिए। पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, जाड़ा है, इट इज कोल्ड, जाड़े का मौसम है, इट इज विंटर, गर्मी का मौसम है, इट इज समर, मैं हूं, इट इज आई। तब ये होता है, तब इसमें इट का तो समय और दिन, मौसम ऐसे करके। अब यहां पर होता है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब वही है कि जैसे होता है कि कह दिया कि अब जैसे ये कह दिया है यहां पर दिस, यह व्यक्ति पागल है, तो दिस मैन इज मैड। व्हाट इज दिस? जैसे पूछ रहा है हम किसी वस्तु को जानने के लिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है। अब जब कोई चीज सामने होगी तब हम पूछेंगे ना कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। ऐसे में यहां पर इट का प्रयोग करना उचित नहीं हो। व्हाट इज इट, गलत। जब हम कहें कि यह पेन है तो दिस इज ए पेन, तब होता है। वहां पर इट इज ए पेन कहना ठीक नहीं है। इट का प्रयोग कैसे में? जैसे इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच, इट इज संडे टुडे, ऐसे प्रयोग करना। मौसम के लिए प्रयोग किया जाता है, इट इज प्लेजेंट वेदर टुडे, आज का दिन बहुत अच्छा है, सुहावना है, तब ये कहा जाता। अब जैसे कहते कि आज का दिन या यह दिन सुहावना है, यह दिन सुहावना है, तो ये ना कहेंगे दिस डे इज प्लीजेंट, मतलब यह दिन सुहावना है। अब यह दिन का मतलब है कि ऐसा नहीं लगता जैसे यह दिन ऐसा दिन सामने हो। भाई दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब ये होता है कि आप सामने रखी वस्तु को किसी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, यह चीज अच्छी नहीं है, यह बैग मेरा है, दिस बैग इज माइन। यह कौन है? हु इज दिस, तब कहेंगे। हु इज इट नहीं, तब वहां पर ऐसा नहीं, ये नहीं किया जाता है यह दिन सुहावना है। अगर कोई कहता भी है कि यह दिन सुहावना है, इसकी अंग्रेजी बताइए, तब आप कहोगे इट इज प्लेजेंट टुडे। इट इज प्लीजेंट टुडे। तो प्लीजेंट टुडे मतलब आज का दिन सुहावना है, आज का दिन का, ये तो यह दिन कहा जा रहा है। यह प्रयोग उत्तम नहीं है, उचित नहीं है, यह सही है प्रयोग आपका। तो ऐसे में आपका जो किया जाएगा, यहां पर इट का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे कई वाक्य ऐसे हो जाते हैं जहां पर हम इट और दिस में फर्क नहीं समझ पाते हैं,
तो दिस का जो प्रयोग होता है, जैसे हमने कह दिया, जैसे कहा दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, मतलब ये एक दूरदर्शन चैनल का नाम। जैसे जैसे कह दिया जाता है दिस इज, जैसे पूछा गया कि कौन, जैसे मतलब फोन ऑन में ज्यादातर ये होता रहे कि फोन ऑन में ज्यादा होता था, दिस इज 63888650। मान लो ये कह दिया कि अब दिस, जैसे फोन पर हु इज देयर, कौन, हु इज स्पीकिंग देयर, कौन बोल रहा है, दिस इज 6388860535, ये बोला गया उसमें। तो ये इस तरह से इशारा करने के लिए कि ये है नंबर, ये नंबर चल रहा है कॉलिंग पे। तो ऐसे बहुत मतलब यूजेस होते हैं कि किसी चीज को इशारा, किसी चीज की जानकारी करने के लिए, और जब से किसी चीज की समीपता बताने के लिए, व्यक्ति या वस्तु पहचान कराने के लिए, हु इज दिस, ये कौन है, तो अब आप कह सकते हो दिस इज माय फ्रेंड, ये मेरा मित्र है। ये भी कह सकते दिस इज राकेश, ये राकेश है। ही इज राकेश कहने का मतलब अलग है, दिस इज राकेश कहने का मतलब है। दिस इज राकेश कहने का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति की जानकारी करा रहे हो और सामने किसी ने पूछा ये कौन है, दिस इज राकेश, ये तो राकेश है। तो इस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दिस और इट में दिस का प्रयोग इट के लिए नहीं होता और इट का प्रयोग दिस के लिए नहीं होता, ये इसका प्रयोग अलग है और इसका प्रयोग अलग है। तो इस बात को थोड़ा सा अपना डिफरेंस बना के रखना है, कहीं पर भी इट का प्रयोग है कहीं पर, और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कहीं पर भी इट लगा है जहां पर दिस लगना चाहिए था और वो हम जल्दी से समझ नहीं पाते, तो वहां पर आप ये देखो उसके आगे पीछे क्या है और बात किसकी कर रहा है, तो वहां पर इट आना चाहिए या दिस आना चाहिए। हम ये तो नहीं कहते दिस इज रेनिंग, हम तो कहते हैं इट इज रेनिंग, तब ये कहते हैं। तो वहां पर वो सोचने वाली बात पड़ जाती है कि यहां पर क्या होगा, किस तरह से हम कहें। तो ये थी आज की क्लास, और अगर कहीं पर कोई डाउटफुल हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, किसी विषय पर चर्चा करनी हो, तो मैं तो हूँ ही, मेरा चैनल है, और आप लोग तो कमेंट करते रहते हैं, सब अच्छी तरह से पूछते रहते हैं, और उसका जवाब भी मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से जो ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसमें पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो मेरे पास है, मैं उसको कॉन्सेप्ट लगा करके और आपके सामने, सभी के सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और फिर जो मतलब थोड़ी बहुत कमी रह जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे उसको कमेंट करके बताएंगे कि ये सही है या गलत है या क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस आज की क्लास को भी एंजॉय करा होगा, और इसी तरह आगे जो आएंगे क्लासेस शायद उनको भी एंजॉय आप करते रहेंगे। और मेरी तरफ से जैसा कि हमेशा मैं ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देता हूँ, तो फिर आज सभी बच्चों को, सभी को जो भी जिस प्रकार से हैं उनको प्रणाम है, नमन है, प्यार है और शुभकामनाएं।